अंधी सास की चालाक बहू। लो कर लो बात। शिव मंदिर का शंख भी बज गया। इसका मतलब सुबह के 7 बज गए हैं, लेकिन अभी तक नाश्ता नहीं आया। अरे बहू, ओ पूनम बहू, अरे इस अंधी बुढ़िया को इस जन्म में नाश्ता नसीब होगा कि नहीं? कल रात को भी फुलके जला दिए थे, कुछ मजा नहीं आया था खाने में। ये है सीतापुर में रहने वाली मंजरी, एक अंधी सास। मन की साफ है, बस थोड़ी सी जुबान से तेज है। मंदिर के शंखनाद से ही इन्हें पता चल जाता है कि वक्त क्या हो रहा है। और ये रही इनकी चालाक बहू पूनम। अच्छा हुआ जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया सब कुछ, वरना ये बूढ़ी लाठी मेरी छाती पर मूंग दलने लग जाती। अरे बहू, तो घर में है भैया, चल बसी। हाय राम, ऐसा न कहो सासू माँ, दिन में एक बार तो भी माँ सरस्वती जुबान पर बैठती हैं। अरे नहीं नहीं, तुझे कुछ ना होगा। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। ऐसा कौन से पंच पकवान बनाए हैं आज तूने? आज है स्पेशल जलेबियाँ, फाफड़ा, आलू की पराठे, कम चीनी वाली गर्मा गर्म चाय, दही पकोड़े, ये सब। वो मुझे डॉक्टर ने कहा है ना कि आप दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे सोया करो, इसलिए आज मैंने सारा काम निपटा दिया है। अब मैं सो जाऊंगी। वाह, क्या स्वाद है। लेकिन बहू, ये तो ब्रिजवासी की जलेबियां है ना? तू तो कह रही है कि तूने बनाया है। दरअसल वो मैंने ब्रिजवासी काका से रेसिपी पूछ ली थी। अच्छा मम्मी जी, मैं आती हूँ अभी, जरा वो दूध गैस पर तेज आंच पर रखकर आई हूँ ना। पूनम फौरन ही वहाँ से उठकर रसोई में भाग जाती है। मंजरी को फिर भी पूनम पर थोड़ा शक आता है। पूनम ऐसे ही रोज अपने पति के पैसों को खर्च करके बाहर से खाना मंगवाती और अपनी सास से कहती कि उसने खुद बनाए हैं। और उसकी बेचारी अंधी सास बहू के इस झूठ से बेखबर सारी चीजें मान भी लेती। एक दोपहर में पूनम पूरा मेकअप करके तैयार होकर खड़ी होती है। चलो फटाफट पतली गली पकड़ के निकल लेती हूँ, इससे पहले कि बुढ़िया मुझसे टकराए। बेचारी मेरी अंधी सासू माँ, उसे लगेगा कि मैं सो रही हूँ, जबकि मैं तो अपनी जानू से मिलने जा रही हूँ। पूनम हर दोपहर को अपनी सास को बेवकूफ बनाकर बाहर अपनी बॉयफ्रेंड लखन से मिलने जाती थी, और आज भी कुछ यही प्लान था। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। लखन, तुम भी ना बिल्कुल एंटीक पीस हो। यार पूनम, हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? एक तो मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है, वरना यह दिल वाला अपनी दुल्हनिया को खुद ही ले जाता। टेंशन मत लो, जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं आ जाते तब तक हम दोनों के लिए मेरा ससुराल है ना, मैं सब देख लूंगी। लेकिन तुम्हारे पति को शक वक हो गया तो? अरे मेरा पति तो मेरा दीवाना है, आंख बंद करके मुझ पर भरोसा करता है। उसके पास से घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करने की नौबत तक नहीं आएगी। ओए होए, ओए होए होए, शुक्रिया मेरी जान, लव यू लव यू लव यू। आई लव यू टू। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। एक रात देवेश बहुत खुश अपने ऑफिस से घर लौटता है। माँ, पूनम, एक खुश खबर है। ऐसी खुश खबर कि जिसे सुनकर आप दोनों फूले नहीं समा पाओगे। अरे तो जल्दी बताना फिर। हाँ हाँ, इतना सस्पेंस मत बढ़ाओ। मुझे कंपनी में CEO का पोस्ट मिल गया है। अरे वाह, जुग जुग जियो मेरे लाल। अब तो एक बड़ा माखन का कनस्तर चढ़ाऊंगी भोग में अपने कान्हा जी को। वाओ, मतलब अब 2 गुना 3 गुना 4 गुना पैसा होगा और हमारी तिजोरी में साल की 12 महीने दिवाली होगी। वाह 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 वाह, कांग्रेचुलेशंस देवेश। थैंक यू।
लेकिन इस खुश खबर के साथ साथ एक और बात भी है। मुझे कल सुबह ही मुंबई के लिए रवाना होना होगा। बिजनेस मीटिंग है, लगभग 1 हफ्ते तक वहीं रहना होगा। क्या? ये तो कितनी अच्छी बात है। मेरा मतलब है कि आप मुंबई घूम भी लेंगे। कहते हैं ना, रात में मुंबई की सड़कें और नजारा काफी सुहाना होता है। वाकई में, ले जा इसे भी अपने साथ। अब मैं तो ठहरी अंधी। डॉक्टर ने कहा है रोशनी कभी भी आ सकती है, लेकिन मुझे तो ना लगता कि इस जन्म में आएगी मेरी आंखों की रोशनी। कैसी बातें करती हूँ सासू माँ आप भी। मैं भला अपनी सास को छोड़कर कहीं जाऊंगी क्या? अगर मैं चली गई तो आपकी सेवा क्या पड़ोस की मीना करने आएगी? देवेश, तुम आराम से घूम कर आओ और मेरे लिए एक अलग से सूटकेस भर के तोहफे लाना। इसे तो बस तोहफे ही दो, चाहे वो तीज हो, त्योहार या कोई और आम मामूली सा दिन। बस तोहफे तोहफे तोहफे। बिल्कुल पागल है ये। अरे मैं तोहफे मांगू तो आपको क्या दिक्कत है? आप भी मंगवा लो ना। देख देख देवेश बेटा, कैसे कैंची की तरह तेज चल रही है इसकी जुबान। अरे आप दोनों शांत बैठ जाओ, मैं आप दोनों के लिए ढेर सारे तोहफे लाऊंगा बस। देवेश अगली सुबह मुंबई के लिए निकल जाता है। इसी बात से खुश होकर पूनम सोचती है, रास्ते का कांटा तो साफ हो गया है। अभी मैं चुपके से मेरे लखन को घर पर भी बुला सकती हूँ। इस अंधी बुढ़िया को तो कानों कान भनक भी नहीं लगेगी। पूनम अब रात को चुपके से पीछे के दरवाजे के जरिए लखन को घर पर बुला लेती है। अब जहाँ सास घोड़े बेचकर खर्राटे मारते हुए सो रही होती है, तो वो बहू की बात करने की आवाज सुनकर तुरंत उठकर बैठ जाती है। ये आवाज किसी आदमी की लगती है, शायद बहू के कमरे से आ रही है। लेकिन नहीं नहीं, मैं भी कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा देती हूँ। देख रही होगी कोई भूत या फिल्म। अब तो पति नहीं है घर में, इसलिए रात भर ऐसे ही करेगी ना। लेकिन अगर कल जल्दी नहीं उठी तो फिर मैं इसके कानों के पास जाकर बर्तन बजाऊंगी जोरों जोरों से। ये सिलसिला रोज चलता है और मंजरी को रोज लगता है कि पूनम टीवी पर कोई फिल्म देख रही है। एक दिन जब पूनम बाहर होती है, तभी मंजरी सोकर उठती है और आंखें खोलते ही उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। वो अपने आसपास सब कुछ देखकर काफी खुश और आश्चर्यचकित हो जाती है। गजब हो गया, मेरे आंखों की रोशनी फिर से लौट आई। डॉक्टर ने सही कहा था, रोशनी कभी भी लौट सकती है। अरे ओ पूनम क्या चाल, कहाँ मर गई? ऐसा मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा। मैं छिड़का इस्तेमाल भी नहीं करूँगी और अब मैं रोज अपनी भगवान जी को भिड़क करती हूँ। मंजरी अपनी बहू को आवाज लगाती है, पूरा घर तलाशती है, लेकिन पूनम उसे कहीं नहीं दिखती। तभी उसकी नजर तिजोरी पर पड़ती है जिसका ताला नहीं लगा था। इस पर वो जैसे ही तिजोरी खोलती है तो हैरानी से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये कैसे हो सकता है? जहाँ तक मुझे पता है, देवेश ने कहा था कि वो घर खर्च के लिए 25,000 दे के जा रहा है, लेकिन यहाँ तो उसका आधा भी नहीं है। जरूर ये पूनम ने पैसे अपने शॉपिंग पर खर्च कर दिए। ऐसा तो पानी तरह बर्बाद हो चुकी है। फिर अच्छे से दर्शन करके और खुशी-खुशी वापस मंदिर की तरफ जाती है। जहाँ रास्ते में उसकी नजर मंदिर के पास बहती नदी के किनारे बैठी जो लकड़ी के साथ था। ये यहाँ क्या कर रही है? और इसके साथ कौन बैठा है? काम करना है। अब मंजरी चुपचाप और वहीं पास में एक उनकी बातें सुन रही है। शुक्ला, कल मेरा पति आया था। आज रात को मानो और हम दोनों तिजोरी का हाथ साफ कर रहे हैं। और भी बहुत सारा बेशकीमती सामान पड़ा है घर में। उसे भी हम अपने साथ लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। आइडिया अच्छा है मेरी जान, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हम ना यहाँ से सीधा सिंगापुर जाएंगे डार्लिंग। बाप रे बाप, इसका मतलब इस महारानी का
इस मुफ्तखोर के साथ चक्कर चल रहा है। अच्छा, तो मेरे बेटे को लूट कर अपनी दुनिया बसाने का प्लान चल रहा है। अब रुक, तुझे दिखाती हूँ दाल और आटे का भाव। अच्छे से डोली सजाती हूँ तेरी विदाई के लिए। मंजरी वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद जब पूनम घर लौटती है तो वो दोबारा उसके सामने अंधी होकर नाटक करने लगती है। बस वो तेरे की याद आ रही है। अरे सासू माँ, लोग बोले नहीं हो, ऐसे भी वो कल वापस आ ही जाने वाला है। फिर क्यों खामखा परेशान नहीं हुआ? वैसे भी तुम क्या घर मान लीजिए तो रोनी की दिन शुरू कर देना। क्या कहा? मतलब जब आएंगे इतने के बाद तब आप कर लेना ना, मिला गली में जी भर के रो लेना। अच्छा, ऐसा कह रही है क्या तू? ठीक है, चल बहू, मेरे ना घुटनों में काफी दर्द हो रहा है, थोड़ा बाम लगा के मालिश तो कर देना बेटा। 2 दिन बाद 7 पंडितों को भोजन खिलाना है, उसके लिए मसाले भी तो तैयार करने हैं। सिलबट्टे पर ही पीसना है उनको। घर में पिसे शुद्ध मसाले चाहिए। लेकिन सासू माँ, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अब कोई आनाकानी ना करना, ठीक है? वरना देवेश को फोन करके बता दूंगी। हाँ, मंजरी अपनी बहू पूनम से जान बचाई सारा काम करती है और ना चाहते हुए भी पूनम को वो सारा काम करना पड़ता है। आखिरकार थोड़ी एक्स्ट्रा सेवा करा लेती हूँ इस मांस की कर्मचारी से। मुझे इतने सालों तक उल्लू बनाया ना, अब इससे एक दिन में कैसे सूखी मिर्ची बनाती हूँ देखना। सारा दिन काम करके पूनम अपने कमरे में जाती है और रात को लखन पीछे के दरवाजे से घर में घुस आता है। किधर है सारा माल? जल्दी करो, अपने पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। पूनम और लखन मिलकर सामान चुरा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर देवेश और मंजरी आ जाती हैं और उन्हें वहाँ देखकर पूनम और लखन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। देवेश, देवेश, तुम सासू माँ, आप देख सकते हो कैसे? तुझे क्या लगा तू हमें इस तरह चूना लगाकर आसानी से बचकर निकल जाएगी? जो कुछ भी तुमने हमारे साथ किया, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि तुम ऐसा करोगे।